स्टैटिक नॉइज में बदल जाती है। स्क्रीन के बीचों बीच चमकता हुआ लाल रंग का नो सिग्नल वार्निंग दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर गोंग शुआन अपनी मूंछों को सहलाते हुए हल्की घमंडी मुस्कान देता है। वह धीमी आवाज में कहता है कि वे लोग आखिरकार जाल में फंस ही गए। फिर वह संतोष से सिर हिलाते हुए जोड़ता है कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह सोचकर वह तुरंत कार्ल कैवेंडिश की ओर मुड़ता है और गंभीर आवाज में कहता है कि अब छात्रों की जान साफ तौर पर खतरे में है। उसके अनुसार स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही थी और इससे पहले कि कोई छात्र अपनी जान गंवा दे, गिल्ड रेस्क्यू टीम को तुरंत हस्तक्षेप कर परीक्षा रोक देनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन रूम की विशाल मॉनिटर वॉल पर दर्जनों टीम्स की लाइव फीड चल रही थी, लेकिन इस समय हर किसी की नजर केवल बीच में मौजूद उस काली पड़ चुकी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कुछ देर पहले तक कमरे में जो उत्साह और रोमांच था, अब उसकी जगह बेचैनी और तनाव ने ले ली थी। लेकिन इस सब के बीच प्रिंसिपल बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर चिंता का कोई संकेत नहीं था। वह धीरे से बताते हैं कि छात्रों की रिस्टबैंड्स अभी भी स्थिर वाइटल साइंस रिपोर्ट कर रही है। साथ ही उनके न्यूरल डेटा में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी हो। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि परीक्षा छोड़ने का निर्णय केवल परीक्षार्थियों के हाथ में होना चाहिए। उनके अनुसार उन छात्रों ने इतनी दूर तक पहुंचकर अपना भाग्य खुद चुनने का अधिकार अर्जित किया है। उनके शब्द पूरे कमरे में गूंजते हैं और कुछ पल के लिए हर कोई चुप हो जाता है। दूसरी ओर बर्फ से ढके पर्वत की चोटी पर चश्मा पहने टीममेट जोरदार छींक मारता है। उसकी सांसें सफेद धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। ठंड इतनी भयावह थी कि वह मुश्किल से होश में बना हुआ था। तेज बर्फीली हवा से बचने के लिए वह खुद को समेटे बैठा था। तभी मालूम को एहसास होता है कि शुरुआती बर्फीले विस्फोट के बाद केवल वही पूरी तरह जमने से बच पाया है और इसका कारण उसका स्वयं का क्लाउड क्लास रेजिस्टेंस था। यदि उसके पास ये प्रतिरोध न होता तो वह भी बाकी साथियों की तरह बर्फ की मूर्ति बन चुका होता। लेकिन पर्वत की चोटी पर वह अकेला नहीं था। उसके कांपते हुए शरीर के ऊपर अचानक एक विशाल अंधेरी परछाई उभरती है। उसके साथ पुरानी बर्फ और मौत जैसी सड़ी हुई गंध हवा में फैल जाती है। धीरे धीरे वह भयावह आकृति सामने आती है। फ्रोजन रिमेन्स का बोन किंग आखिरकार खुद को प्रकट करता है। फटे हुए काले वस्त्रों में लिपटी एक विशाल कंकाल जैसी आकृति, जिसके सिर पर नुकीला बर्फीला ताज था। उसकी पसलियों के भीतर चमकता हुआ नीला मानाकोर जल रहा था। मलोंग भय से ऊपर देखता है। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। वह खुद से फुसफुसाता है कि क्या यही इस डंजन का असली लॉर्ड है। तभी उस मॉन्स्टर की सूखी और डरावनी हंसी पूरे बर्फीले पर्वत पर गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो वह आवाज हर दिशा से एक साथ आ रही हो। वह मौत के किसी प्रहरी की तरह अपने शिकार के ऊपर खड़ा था। उसकी मौजूदगी ही हवा से बची हुई सारी गर्मी खींच लेती है। मालूम का दिमाग तेजी से मॉन्स्टर कंपेंडियम की एक पुरानी जानकारी याद करने लगता है। उसे याद आता है कि एक खतरनाक क्लाउड मेज के बारे में लिखा था जो अपने शिकारों के साथ खेलना पसंद करता है। तभी उसे एहसास होता है कि वे लोग जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़े खतरे में है। ये कोई साधारण बॉस नहीं था। ये दुर्लभ रैंक लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर था जिसे फ्रोजन रिमेंस का बोन किंग कहा जाता था। किंवदंतियों में इसका नाम अनंत बर्फीली मौत लाने वाले राक्षस के रूप में लिया जाता था। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में नीली रोशनी जल रही थी, जबकि उसकी नजर उस एकमात्र छात्र पर टिक चुकी थी जो अभी भी हिल पाने में सक्षम था। वह जीव स्वयं इस पर्वत जितना प्राचीन प्रतीत हो रहा था। डर से कांपता हुआ मालोंग तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है,
उसके जूते जमी हुई बर्फ पर फिसलते हैं। उसे पता था कि वह अकेले इस स्तर के मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वह सूचन की ओर पूरी ताकत से भागता है। लेकिन वह मुश्किल से कुछ कदम ही भाग पाया था कि अचानक एक नुकीला आइस क्रिस्टल शार्ड बिजली की रफ्तार से उसकी ओर आया और उसके निचले पैर के आर पार चीर दिया। हड्डी टूटने की आवाज बर्फीले तूफान की गर्जना में दब जाती है। मलंग जोर से जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है। वह कांपते हुए पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को देखता है और समझ जाता है कि वह किसी कीड़े की तरह जमीन पर जकड़ दिया गया है। बोन किंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसके हाथ में खतरनाक नीली ऊर्जा जमा होने लगती है। वह उस घायल लड़के को नीचे देखकर मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसकी हड्डियों से बनी भयावह मुस्कान इस बर्फीले नरक को और भी डरावना बना देती है। उधर मलों की रिस्ट बैंड अचानक लाल रंग में चमक उठती है। सिस्टम लगातार वार्निंग फ्लैश कर रहा था कि उसके शरीर में आर पार घाव हो चुका है। शांत और भावनाहीन मशीन वॉइस उससे पूछती है कि क्या वह परीक्षा छोड़कर रेस्क्यू चाहता है, लेकिन अगले ही पल वह दर्द से कांपते हुए भी जोरदार गर्जना करता है और साफ इनकार कर देता है। उसकी आंखें अचानक पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ दिखाई देने लगती हैं। वह समझ चुका था कि अगर उसने अभी सुचेन को बर्फ से बाहर नहीं निकाला तो उन दोनों के लिए सब खत्म हो जाएगा। अपने शरीर में बची हुई हर आखिरी मना को इकट्ठा करके वह सोर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन को फिर से सक्रिय करता है और पूरी ताकत से उस बर्फीले कैद खाने पर छोड़ देता है जिसमें सुचेन जकड़ा हुआ था। उसके मन में केवल एक प्रार्थना थी कि यह शक्ति उस श्रापित बर्फ को तोड़ने के लिए काफी हो। लेकिन बोन किंग तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसकी उंगलियों के इशारे के साथ ही एक और बर्फीला स्पाइक हवा चीरता हुआ आता है और सीधे टीममेट की बाह को आर पार भेद देता है। दर्द से उसकी चीख पूरी बर्फीली घाटी में गूंज उठती है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है और शरीर की ताकत तेजी से जवाब देने लगती है। वह बर्फ में गिर पड़ता है जबकि सिस्टम ठंडी और बेरहम आवाज में घोषणा करता है कि प्यूरिफिकेशन अटेम्प्ट असफल हो गया है। ऐसा लगने लगा मानो पूरी टीम का अंत अब निश्चित था। बोन किंग अपने घायल शिकार के ऊपर मंडराने लगता है। उसकी कंकाल जैसी जबड़े की आवाज किसी भयावह विजय हंसी की तरह सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उनकी पूरी हार का स्वाद ले रहा हो। वह फिर से अपनी जादुई शक्ति इकट्ठा करना शुरू करता है। उसके चारों ओर दर्जनों छोटे आइस बोन स्पाइक्स बनने लगते हैं जो नीली रोशनी में चमक रहे थे। यह साफ था कि वह अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। बर्फ में पड़े उस लड़के की हालत किसी भूत जैसी हो चुकी थी। उसका हार्ट रेट तेजी से बढ़ रहा था और शरीर जगह जगह से घायल था। जमाने वाली हवाएं उसकी बची हुई आखिरी उम्मीद तक छीन लेने की कोशिश कर रही थी। तभी रिस्ट बैंड का वही सवाल दोबारा गूंजता है, क्या आप परीक्षा छोड़ना चाहते हैं? यह किसी ऐसे इंसान के लिए बेहद लुभावना प्रस्ताव था जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक पागलपन भरी आग भड़क उठती है। टूटी हुई ऐनक के पीछे उसकी आंखें हट और जिद से जलने लगती है। वह अपने दांत भींच लेता है और उसके चेहरे पर शुद्ध जिद की विकृत अभिव्यक्ति उभर आती है। उसके दिमाग में वे सारे पल घूमने लगते हैं जब उसने डर के कारण हार मान ली थी। हर वह क्षण जब वह भाग गया था और खुद को पीछे छोड़ दिया था। उसे याद आता है स्कूल का अपमान, लोगों की हंसी और वह दर्द जब उसे हमेशा बोझ समझा गया। उन यादों की आग इस बर्फीली ठंड से भी ज्यादा चलने लगी। उसे वे सारे पल याद आते हैं जब वह खुद के लिए या अपने दोस्तों के लिए खड़ा होने की ताकत नहीं जुटा पाया था।
लेकिन इस बार वह वैसा नहीं होने देगा। उसे अपनी टीम याद आती है और वह वादा जो उन्होंने साथ मिलकर अपनी किस्मत बदलने के लिए किया था। वे इतनी दूर तक लड़ते हुए आए थे, अब हार मानना नामुमकिन था। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द और थकान से टूट रही थी, लेकिन उसका रिजॉल्व उस बर्फ से भी ज्यादा कठोर था जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अपने शरीर में धंसे हुए आइस स्पाइक्स को नजरअंदाज करते हुए वह आखिरी बार आगे झपटता है और अपना हाथ पूरी ताकत से सूचन की बर्फीली कैद पर मार देता है। वह अपने भीतर बची हुई हर बूंद माना उस स्किल में उड़ेल देता है। सोर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वह पूरी ताकत से गर्जना करता है और उसकी हथेली से तेज नीली रोशनी फूट पड़ती है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि पूरी पर्वत छोटी कांपने लगती है। उधर मलुंग के पीछे बोन किंग अपना हाथ उठाता है और उसके आदेश के साथ ही अनगिनत आइस क्रिस्टल्स चीखती हुई आवाजों के साथ उनकी ओर टूट पड़ते हैं। लेकिन उसी समय सूचेन को जकड़े हुए मोटे बर्फीले कैद खाने के भीतर से अचानक ऊर्जा की भयावह तरंग उठने लगती है। प्यूरिफिकेशन स्पेल की चमकती हुई नीली रोशनी उस राक्षसी ठंडे श्राप से भिड़ जाती है। आइस शॉट्स अब केवल कुछ इंच दूर थे और किसी भी पल मलों की जिंदगी खत्म कर सकते थे। लेकिन वह अपने दांत भींचकर अपनी हथेलियों में बची हुई आखिरी माना तक झोंक देता है। वह अब किसी भी कीमत पर उस कमजोर इंसान वाली छवि को तोड़ देना चाहता था जो वर्षों से उसके ऊपर चिपकी हुई थी। अपने आदर्शों और अपने दोस्तों के लिए वह इस क्षण सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसी समय टूट चुकी बर्फ की गहराई में एक भयावह ऊर्जा जाग उठती है। अंधेरे के भीतर अचानक सुचेन की आंखें खुलती हैं और उनमें खतरनाक सुनहरी रोशनी भड़क उठती है। उसके आसपास की हवा तक कांपने लगती है, मानो कोई विशाल शिकारी जाग चुका हो। अगले ही पल नीली माना और टूटती हुई बर्फ का एक विशाल शॉक वेव चारों ओर फट पड़ता है। पर्वत की चोटी पर जमा सारी बर्फ कई मीटर दूर तक उड़ जाती है, जबकि सूजन पूरी तरह जाग चुका था। उसकी अवेकनिंग की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि पूरी समिट पर एक विशाल खाली घेरा बन गया। बोन किंग की कंकाली जबड़े जैसी संरचना खुली रह जाती है। उसकी नीली चमकती आंखों में पहली बार किसी भावना जैसी चीज दिखाई देती है। वह शौक था। उस राक्षस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका शिकार इतनी हिंसक ताकत से उसके आइस प्रिजन को तोड़ देगा। उसी क्षण सूचन बिजली जैसी गति से आगे बढ़ता है और गिरते हुए मलोंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा की एक रहस्यमयी परत लिपटी हुई थी। वह घायल लड़के को संभाल लेता है ताकि ठंड उसकी बची हुई जिंदगी भी न छीन सके। मलुम थकी हुई मुस्कान के साथ ऊपर देखता है। राहत और दर्द के बीच उसकी आवाज कांपती है। वह धीमे से कहता है कि सुचेन ने आखिरकार खुद ही उस नियंत्रण को तोड़ दिया। सुचेन शांत लाल आंखों से उसकी ओर देखता है। उसकी आवाज स्थिर और ठंडी थी। वह पूछता है कि क्या चोटें जानलेवा हैं। मलुंग हल्का सा सिर हिलाता है और बताता है कि फिलहाल खून बहना रुक चुका है। कांपते हुए और अपने घायल हिस्से को पकड़ते हुए वह चेतावनी देता है कि सामने मौजूद मॉन्स्टर साधारण नहीं है। वह रैंक सी क्लाउड टाइप लॉर्ड है जिसे बोन किंग ऑफ फ्रोजन रिमेन्स कहा जाता है। वह जोर देकर कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में दोबारा जमने नहीं देना चाहिए। सुचेन बिना कुछ बोले उसकी बात सुनता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है जबकि उसकी नजर धीरे धीरे उस कंकाली राजा की ओर उठती है। उसके शरीर से फिर से धीमी लेकिन भारी शक्ति की गूंज उठने लगती है। उन दोनों को जीवित देखकर बोन किंग क्रोध से भर उठता है। वह अपने सिर के ऊपर बर्फ का एक विशाल गोला बनाना शुरू करता है। यह उसका विनाशकारी आइस बर्स्ट बॉम्ब था। उस स्पेल के भीतर जमा फ्रीजिंग माना इतनी तीव्र थी कि पूरा वातावरण जमने लगता है।
कुछ ही सेकंड में वह गोला एक छोटे चांद जितना विशाल दिखाई देने लगता है। उसकी ठंडी रोशनी पूरे पर्वत पर भयावह छाया डालती है, लेकिन सुचेन बिना डरे ऊपर देखता रहता है, मानो उस हमले का आकार उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। दूसरी ओर बोन किंग की खोपड़ी जैसी आकृति एक पागल मुस्कान में बदल जाती है। उसकी सूखी हंसी बर्फीली हवा में गूंजती है, जबकि वह पूरी शक्ति के साथ उस परीक्षा को खत्म करने की तैयारी करता है। मलंग के चेहरे पर फिर से डर लौट आता है। वह घबराकर चिल्लाता है कि यह हमला बहुत बड़ा और बहुत तेज है। उनकी हालत में इससे बच पाना असंभव था। वह लगभग आने वाली मौत के लिए खुद को तैयार कर लेता है। तभी बोन किंग अपनी कलाई को हल्का सा घुमाता है और आइस बस्ट बॉम्ब भयानक गति से नीचे गिरना शुरू कर देता है। अगले ही पल पूरी पर्वत छोटी सफेद रोशनी से भर जाती है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरे डंजियन की नींव तक हिल उठती है। बर्फीले तूफान और धुएं का विशाल बादल पूरे क्षेत्र को ढक लेता है। बोन किंग शांत भाव से हवा में तैरता रहता है। उसके फटे हुए वस्त्र ठंडी हवा में लहरा रहे थे, जबकि वह नीचे बने विशाल क्रेटर को घूर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी जीवित नहीं बच सकता, लेकिन तभी उसकी नीली आंखें अचानक तेज चमक उठती है। उसे मलबे के भीतर एक ऐसी उपस्थिति महसूस होती है जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। उसका कंकाली हाथ हल्का सा कांपता है। धुआं धीरे धीरे छटने लगता है और उसके बीच सुचेन बिल्कुल स्थिर खड़ा दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर चमकती हुई नीली ऑरा से ढका हुआ था और वह विस्फोट के ठीक केंद्र में बिल्कुल स्थिर खड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। उसने उस विनाशकारी हमले की एलिमेंटल एसेंस को पूरी तरह अपने भीतर समाहित कर लिया था। उसके चेहरे पर अब एक अधूरी हड्डियों जैसी स्केलेटल मास्क बन चुकी थी, जो उसे पहले से कहीं अधिक डरावना बना रही थी। उसी समय उसके सामने स्टेटस स्क्रीन चमक उठती है और उसमें एक नया परिवर्तन दर्ज होता है। उसने फ्रॉस्ट बॉडी प्राप्त कर लिया था। अब वह एक क्लाउड वॉरियर बन चुका था, ऐसा योद्धा जो उसी ठंड से पूरी तरह प्रतिरक्षित था जिसने कुछ देर पहले उसे कैद कर लिया था। उसकी सांसों से नीली धुंध निकल रही थी, जबकि उसके शरीर के चारों ओर बर्फीली ऊर्जा घूमने लगी। बोन किंग यह दृश्य देखकर पागलों की तरह चीख उठता है। उसकी कंकाली आंखों में गुस्सा और भ्रम एक साथ भड़क उठते हैं। वह अपनी ही एलिमेंटल मास्टरी को अपने खिलाफ इस्तेमाल होते देख रहा था। उसकी खुली हुई खोपड़ी जैसी जबड़े की संरचना कांपने लगती है। दूसरी ओर सुचेन के आसपास की हवा अलग अलग ऊर्जाओं के टकराव से उबलने लगती है। दूर खड़ा घायल टीममेट यह सब अविश्वास से देख रहा था। वह उस बर्फीली शक्ति को समझ नहीं पा रहा था जो उस साथी से निकल रही थी, जिसे वह अब तक केवल एक वोल्ट असैसिन समझता था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ जाता है। वह कांपती आवाज में खुद से पूछता है कि क्या सुचेन उन लेजेंडरी डुअल क्लास अवेकनर्स में से एक है जिनके बारे में केवल कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे लोग जो एक साथ दो अलग अलग क्लासेस धारण कर सकते हैं। 10,000 में केवल एक व्यक्ति को यह वरदान मिलता है। यह एहसास उसे पूरी तरह स्तब्ध कर देता है। सुचेन धीरे से अपने कंधे के ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर बनी बोन व्हाइट मास्क उसे बर्फीले तूफान के बीच किसी दानव जैसा रूप दे रही थी। उसकी एक आंख लाल और दूसरी नीली चमक रही थी। वह शांत आवाज में अपने साथियों से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने गलत अनुमान लगाया और उन्हें इतने खतरनाक हालात में नहीं डालना चाहिए था। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ लोडिंग बार उभरता है जिस पर लिखा था क्लास स्विचिंग इन प्रोग्रेस। उसकी मुट्ठी के भीतर गहरी बैंगनी आग जलने लगती है।
वह ठंडी आवाज में घोषणा करता है कि इस मॉन्स्टर का आतंक यहीं खत्म होगा। उसके शरीर को घेरे हुए फ्रॉस्ट बॉडी की बर्फीली ऑरा धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसकी जगह एक भयावह गर्मी लेने लगती है। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन जारी करता है, क्लास स्विच कंप्लीट। अगले ही पल वह पूरी तरह परगेटरी राक्षसा फॉर्म में बदल चुका था। उसके हाथ में एक विशाल चमकती हुई एनर्जी ब्लेड थी जो काली और नीली ऊर्जा से चल रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि बर्फीली हवाएं भी उसके आसपास टूटती हुई महसूस हो रही थीं। वह शांत लेकिन घातक आवाज में कहता है कि यह लड़ाई अब एक ही पल में खत्म होगी। चश्मा पहने उसका टीममेट यह सब देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। सामान्यतः कोई भी अवेकनर अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही क्लास प्राप्त कर सकता है। किसी व्यक्ति के दूसरे क्लास जागने की संभावना 1 करोड़ में केवल एक होती है। ऐसे दुर्लभ लोगों को ड्यूअल क्लासेस कहा जाता है और जैसे ही उनकी पहचान होती है, दुनिया की हर बड़ी गिल्ड उन्हें हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन अब उसके सामने जो खड़ा था वह उससे भी परे था। वह चीख पड़ता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि सूचन केवल ताकतवर नहीं है, वह किसी और ही स्तर का अस्तित्व है। पहला क्लास लाइटनिंग असैसिन। सूचन की आंखों में सुनहरी बिजली जल उठती है। दूसरा क्लास एबिसल फाइंड। उसके शरीर के चारों ओर नीली ऊर्जा घूमने लगती है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा असंभव थी। उसके पास 3 क्लासेस थे। वह अपनी विशाल ब्लेड को कसकर पकड़ता है, जबकि उसके स्ट्रेंथ और स्टेमिना स्टैट्स तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। उसकी हर एक क्लास अपने आप में भयावह शक्ति रखती थी। अब वह अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जबकि उसके सारे स्टैट्स मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं। अगले ही पल वह अंतिम वार के लिए तैयार होकर खड़ा हो जाता है। फिर अचानक उसकी जगह से नीली ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट पूरे पर्वत पर फट पड़ता है और वह जमीन से बिजली की रफ्तार से उछलता है और सीधे आसमान में पहुंच जाता है। उसका पूरा शरीर एक चमकती हुई रोशनी की लकीर में बदल जाता है जो सीधा विशाल बोन किंग की ओर बढ़ रही थी। दूर खड़ा उसका टीममेट उस दृश्य को देखकर पूरी तरह जड़ हो जाता है। उसके सामने जो शक्ति दिखाई दे रही थी वह किसी साधारण अवेकनर की नहीं लग रही थी। बोन किंग की कंकाली खोपड़ी कांपने लगती है क्योंकि सूचन की विशाल एनर्जी ब्लेड आसमान से विनाशकारी ताकत के साथ नीचे गिरती है। उसी क्षण स्किल ट्रिपल कैलामिटी ओवरलोड मोड सक्रिय हो जाता है। हवा खुद उस हमले की ताकत से फटने लगती है। सुचेन गुलाबी और सफेद रोशनी के अंधे कर देने वाले विस्फोट के बीच एक काली परछाई जैसा दिखाई देता है। बाकी सब कुछ उस रोशनी में गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा पर्वत फिर से शांत हो जाता है। बोन किंग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसका विशाल बर्फीला ताज टूटकर बर्फ में गिर जाता है, जबकि उसका शरीर रोशनी के कणों में बिखरने लगता है। सूचन की विशाल ब्लेड धीरे धीरे गायब हो जाती है और वही इम्पैक्ट क्रेटर के बीचों बीच एक घुटने पर बैठ जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसी समय एक्सपीरियंस पॉइंट्स की भारी लहर उसके सिस्टम में भर जाती है और उसका लेवल बढ़कर 17 हो जाता है। उसने फ्रॉस्टबोन स्कीवर्स नाम का दुर्लभ लूट भी हासिल कर लिया था। चश्मा पहने उसका टीममेट धीरे धीरे बोन किंग की टूटी हुई खोपड़ी के पास पहुंचता है। उसकी आवाज कांप रही थी। वह अविश्वास से बड़बड़ाता है कि सुचेन ने एक सी रैंक लॉर्ड को ऐसे वन शॉट कर दिया जैसे वह कुछ था ही नहीं। लेकिन सुचैन पूरी तरह शांत दिखाई देता है। वह कैजुअली पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या उसके पास अब भी इतनी एनर्जी बची है कि बाकी टीममेट्स को डिफ्रॉस्ट कर सके।
तभी अचानक उस लड़के को जैसे करंट लगता है। उसे एहसास होता है कि वह श्यांग चू और श्यांग यू को पूरी तरह भूल चुका था। वह घबराकर तुरंत बर्फ में जमे अपने साथियों की ओर भागता है। जबकि उसका टीममेट अपने दोस्तों को बचाने में व्यस्त हो जाता है, सुचेन धीरे धीरे बोन किंग के बचे हुए अवशेषों के पास खड़ा हो जाता है। तभी उसके सामने सिस्टम प्रॉम्प्ट चमक उठता है, डिवोरेबल अवेलेबल। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं, जबकि उसकी हथेली से एक अजीब एनर्जी निकलती है। बोन किंग के टूटे हुए शरीर से स्पेक्ट्रल एनर्जी की लहरें उठती हैं और उसके भीतर समाने लगती है। डिवोरिंग प्रोसेस शुरू होते ही उसके आसपास हल्की बिजली चमकती है। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है और उसकी नसों में शक्ति की नई लहर दौड़ने लगती है। कुछ क्षण बाद सिस्टम कंफर्मेशन देता है, प्रोसेस सक्सेसफुल। उसने फ्रॉस्टबाउंड लिच किंग कार्ड प्राप्त कर लिया था। ये उसे एक बिल्कुल नई क्लाउड मेज क्लास प्रदान कर रही थी। सूचन कुछ पल बर्फ के बीच चुपचाप खड़ा रहता है। ये पहली बार था जब उसने ड्रीम रेल्म के बाहर किसी नई क्लास को हासिल किया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। वह पूरी तरह शांत दिखाई देता है, जैसे इतनी असंभव शक्ति हासिल करना उसके लिए सामान्य बात हो। वह जल्दी ही स्थिति का विश्लेषण करता है। उसे एहसास होता है कि आर्कटिक नोवा के दौरान रोबोकॉम पूरी तरह जम चुका होगा। इसका मतलब था कि उसकी असली शक्ति अभी भी बाहरी दुनिया से छिपी हुई है। दूर उसकी टीम का सदस्य अपने आइस प्यूरिफिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके श्यांग झो और श्यांग यू को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जबकि टूटा हुआ ड्रोन बर्फ में पड़ा हुआ था। तभी अचानक सुचेन के सीने के पास एक अजीब बजिंग साउंड गूंजती है। उसके सामने सिस्टम ग्लिच इफेक्ट उभर आता है। लाइटनिंग असैसिन क्लास 100% तक पहुंच चुकी थी और सिस्टम उसे एक अतिरिक्त स्टार रिवॉर्ड देता है, जिसे वह अपने स्टैट्स में एलोकेट कर सकता था। यह रिवॉर्ड पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। कुछ सेकंड के लिए वह फ्लोटिंग आइकन्स को देखकर हल्का सा भ्रमित हो जाता है। अब सीन दूसरी ओर गूम वेनरा डंजियन में गोंग टिंग की टीम को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह अलग हालात का सामना कर रहा होता है। उनकी लड़ाई अब पहले जैसी आसान नहीं रह गई थी। अचानक टीम का एक सदस्य जोरदार हमला खाकर दूर जा गिरता है। उनके सामने एक विशाल जायंट मैनीटर खड़ा था। ये डी रैंक फ्लावर मैच बॉस उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। उसके विशाल मुंह से जहरीली बेलें और कांटेदार जड़ें निकल रही थीं, जो पूरे क्षेत्र को घेर रही थीं। टीम का एक सदस्य अपने मैजिकल चेन्स को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे थे। वह घबरा कर चिल्लाता है कि वह इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। उसी समय गोंगटिंग की टीम का आर्चर आगे बढ़ा और अपने बो पर बिजली से भरा एक शक्तिशाली एरो चढ़ाया और पूरी ताकत के साथ उस विशाल प्लांट मॉन्स्टर की ओर छोड़ दिया। चमकदार बिजली की वह बीम हवा को चीरती हुई मॉन्स्टर से जा टकराई, लेकिन उसके मोटे और कठोर बॉडी पर बस एक हल्का सा मार्क ही छोड़ पाई। आर्चर झुंझलाकर शिकायत करने लगा कि यह दैत्य आखिर इतना टैंक कैसे हो सकता है। उसकी आवाज में स्पष्ट फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इतनी ताकतवर स्किल भी उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं डाल सकी थी। अगले ही पल फ्लावर मेज ने काउंटर अटैक किया। उसकी एक विशाल वाइन जमीन से निकलकर भयंकर स्पीड से टीम की ओर झपटी और पूरी ताकत के साथ धरती पर आ गिरी। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरा एरिया कांप उठा और टीम मेंबर्स अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। एक मेंबर तो सीधे जमीन पर दब गया और हांफते हुए बोला कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान कभी इतनी शक्तिशाली चीज का सामना नहीं किया था। उसने निराशा भरी नजरों से ऊपर देखा और कहा कि अब केवल गोंगटिंग ही उन्हें बचा सकता है। विशाल दैत्य पूरी केव पर छाया हुआ था और उसका प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस सब के बीच गोंगटिंग अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा।
उसने धीरे धीरे अपने भीतर भारी मात्रा में एनर्जी गदर करनी शुरू कर दी। उसके चारों ओर कई मैजिक सर्कल्स प्रकट होने लगे। उसकी स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एलिमेंटल पावर तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गईं। उसकी आंखें डरावनी लाल ग्लो से भर उठी। उसने अपनी सोड को और मजबूती से पकड़ा और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इस बैटल को एंड करने का समय आ चुका है। अचानक गोंगटिंग की फिगर धुंधली पड़ गई। वह इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ा कि लोगों को केवल सफेद रोशनी की एक स्ट्रीक दिखाई दी जो अंधेरी केव को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अगले ही पल उसने एक बेहद प्रिसाइज और तेज स्ट्राइक किया। फ्लावर मेज मॉन्स्टर अभी अटैक करने के लिए झपटा ही था कि उसकी नेक एक ही स्ट्राइक में अलग हो गई। इम्पैक्ट से स्पार्क्स हवा में बिखर गईं। गोंगटिंग ने जोर से आदेश दिया कि यह दैत्य अब दो हिस्सों में बंट जाए और उसी के साथ उसने फाइनल डेवस्टेटिंग ब्लो कर दिया। उसकी सोड से निकली एनर्जी ने पूरे बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लिया। स्किल सौरो ब्लेड बस्ट एक्टिवेट होते ही एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। फायर और एनर्जी की चमक ने पूरे एरिया को ढक लिया और फ्लावर मेज के रिमेन्स उस एक्सप्लोजन में पूरी तरह समा गए। केव के भीतर केवल फायर, लाइट और डिस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रहा था। उसके टीममेट्स खुशी से चिल्ला उठे और अपने प्रेसिडेंट की प्रेस करने लगे। उनके लिए गोंगटिंग किसी जीवित लेजेंड से कम नहीं था। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजी कि टीम गोंगटिंग ने डी रैंक डंजन को रिकॉर्ड 35 मिनट्स में क्लियर कर लिया है। यह सुनते ही पूरी टीम प्राइड से भर उठी। बर्निंग रिमेन्स के बीच खड़े गोंगटिंग के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ झलक रही थी। उसके टीममेट्स ये सोचकर हंस रहे थे कि कोई भी स्टूडेंट उनके रिकॉर्ड टाइम को कभी नहीं तोड़ पाएगा। परफेक्ट स्कोर 150 पॉइंट्स उनके नाम रजिस्टर हो चुके थे और सभी को विश्वास था कि उन्होंने स्कूल हिस्ट्री का एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना दिया है। गोंगटिंग ने अपनी स्वॉर्ड वापस शीथ में रखी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डेब्रिस से दूर चल पड़ा। उसकी वॉक में वही एरोगेंस साफ दिखाई दे रहा था जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। पूरी टीम एग्जिट की ओर बढ़ गई, ये मानते हुए कि बाकी स्टूडेंट्स अभी भी निचले लेवल के डंजन्स में स्ट्रगल कर रहे होंगे। रिजल्ट्स हॉल में पहुंचते ही पूरी टीम हंसने लगी। उन्हें लगा कि जो स्टूडेंट्स उनसे पहले वहां मौजूद हैं उन्होंने जरूर एग्जाम बीच में क्विट कर दिया होगा। रास्ते में उन्हें कई स्टूडेंट्स दिखाई दिए जिनके चेहरे फियर और शॉक से भरे हुए थे। कुछ अभी तक अपने एक्सपीरियंसेस से रिकवर नहीं कर पाए थे। एक लड़की तो रो भी रही थी क्योंकि वह उन भयानक मॉन्स्टर्स की मेमोरीज को भूल नहीं पा रही थी जिनका सामना उसने किया था। लेकिन गोंगटिंग के टीममेट्स इन सब बातों को इग्नोर करते हुए प्राइड के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्हें केवल लीडर बोर्ड के टॉप पोजीशन की परवाह थी। इसी दौरान उनकी नजर कंबलों में बैठे सूचन और उसकी टीम पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मान लिया कि यह लोग डर कर एग्जाम छोड़कर भाग आए होंगे। गोंगटिंग के टीममेट्स मुस्कुराने लगे और उनकी कंडीशन का मजाक उड़ाने लगे। दूसरी ओर सूचन शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में वही ठंडी और पैनी गेज थी जो किसी भी प्रकार की मौकरी से प्रभावित नहीं होती थी। तभी गोंगछंग आगे बढ़ा और व्यंग्य भरे टोन में उनसे पूछने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग असेसमेंट भी पूरा नहीं कर पाए। वह उनका मजाक उड़ाने ही वाला था कि तभी गोंगटिंग ने उसे आवाज दी और पीछे हटने के लिए कहा। गोंगटिंग समझ चुका था कि इस समय चुप रहना ही सबसे बेहतर होगा, खासकर तब जब उसने हॉल में कुछ बेहद इम्पोर्टेंट गेस्ट को एंट्री करते हुए देख लिया था। उसने अपने छोटे भाई को संकेत दिया कि वह और कोई ड्रामा खड़ा न करे। एटमॉस्फेयर अचानक सीरियस हो गया। एक ग्रे सूट पहने व्यक्ति धीरे धीरे ताली बजाते हुए आगे बढ़ा। उसकी नजरें पूरे हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स पर टिकी हुई थीं। ये कार्ल कैवेंडिश था। उसने सामने आकर आज के शानदार परफॉर्मेंस की प्रेस की। उसके साथ कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी थे और उनकी प्रेजेंस ने पूरे हॉल को शांत कर दिया।
स्टूडेंट्स विस्मय से उन्हें देख रहे थे क्योंकि दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में से एक उनके सामने चल रहा था। क्वांगटिंग और उसके टीममेट्स को पूरा विश्वास था कि यह लोग उनकी टीम की प्राइज करने आए हैं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। कार्ल कैवेंडिश बिना रुके गोंगटिंग और गोंगछेंग के पास से गुजर गया। उसने उनकी ओर देखने तक की जरूरत नहीं समझी। वह सीधा जाकर सूचेन के सामने रुक गया और उसकी आंखों में देखने लगा। पूरा हॉल शॉक में जम गया। फिर उसने असली रिकॉर्ड की अनाउंसमेंट की। डी रैंक केव को केवल 21 मिनट में क्लियर किया गया था। ये सुनते ही पूरे हॉल में साइलेंस छा गया। कार्ल मुस्कुराया और बोला कि ऐसा परफॉर्मेंस तो किसी प्रोफेशनल रेड टीम के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाएगा। यह सुनकर गोंगशेंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस अनाउंसमेंट पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर सूचन अब भी शांत खड़ा था, जबकि उसके टीममेट्स प्राइड भरी स्माइल के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी। सुचेन ध्यान से कार्ल कैवेंडिश को ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि ये व्यक्ति दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है। कार्ल ने सीधे उसका नाम लेकर बात की और कहा कि उसकी यह जर्नी आखिरकार वर्थवाइल साबित हुई। उसने यह भी स्वीकार किया कि गोंगटिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसकी असली इंटरेस्ट सूचेन में थी। पास खड़े गोंगलिन ने हल्की स्माइल के साथ सिर झुकाया और अपने बेटे की प्रेस के लिए कार्ल का थैंक्स किया। वह कुछ मोमेंट्स तक चुपचाप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता रहा। उसकी आंखें ग्लासेस के पीछे छिपी हुई थीं और उसके चेहरे से कोई इमोशन पढ़ पाना मुश्किल था। कुछ देर बाद कार्ल ने कहा कि अब समय काफी हो चुका है और उसकी विजिट समाप्त होने वाली है। वह प्रिंसिपल के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगा और मजाक में बोला कि इस साल स्कूल ने एक नहीं बल्कि 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स हासिल कर ली है। उसी समय गोंग शुआन ने अपने माथे का स्वेट पोंछा और आगे बढ़कर स्टेज संभाल लिया। एटमॉस्फेयर पूरी तरह शांत हो गया, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट के फाइनल रिजल्ट्स सुनने का इंतजार कर रहे थे। गोंगशुआन ने गहरी सांस ली और ऑफिशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट करने के लिए अपना मुंह खोला। वह घोषणा करता है कि चूंकि दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल समान है, इसलिए दोनों को ही चैंपियन माना जाएगा और दोनों टीमें एम्पायर गिल्ड में शामिल होने की पात्र होंगी। ये सुनते ही सुचेन के साथ ही खुशी से झूम उठते हैं। वे उछलने कूदने लगते हैं और जोर जोर से सेलिब्रेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर गोंगटिंग की टीम भी अपने गोल्डन फ्यूचर की गारंटी मिलने पर सेलिब्रेशन करती है, लेकिन खुद गोंगटिंग सामने खड़ा सीरियस और साइलेंट दिखाई देता है। इसके बाद गोंगचुआन घोषणा करता है कि दोनों टीमों के कैप्टन्स को मैनेजमेंट पोजीशन दिए जाएंगे और $1 मिलियन की MVP प्राइज मनी भी दोनों के बीच बराबर बांटी जाएगी। पूरा हॉल अचानक खामोश हो जाता है जब दोनों राइवल्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। उसी समय सूचन को अचानक एहसास होता है कि गोंग फैमिली के इस डिसीजन की वजह से प्राइज मनी आधी आधी बंट जाएगी। वह मन ही मन कैलकुलेशन करने लगता है और चिंता करने लगता है कि केवल आधी रकम मिलने पर शायद वह थानगई का डेट नहीं चुका पाएगा। टेंशन को सबसे पहले गोंगटिंग तोड़ता है। उसका एरोगेंट नेचर भी इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं कर पाता। वह आगे बढ़कर घोषणा करता है कि केवल एक ही ट्रू चैंपियन हो सकता है। वह सूचन को घूरते हुए 1-on-1 बैटल की चैलेंज देता है, ताकि हमेशा के लिए फैसला हो सके कि रियल विनर कौन है। गोंगचोन और बाकी स्टूडेंट्स इस अचानक आई चैलेंज को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ तक कि कार्ल कैंडिश और प्रिंसिपल जैसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी रुक जाते हैं और इस ड्रामेटिक सिचुएशन को देखने लगते हैं। गोंगचुआन बीच में इंटरफियर करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इवेल्युएशन आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है और टाई रिजल्ट ही सबसे बेस्ट आउटकम है। लेकिन तभी सूचन उसकी बात काटते हुए सीधा एक सवाल पूछता है। वह शांत
और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पूछता है, अगर मैं यह मैच जीत गया तो क्या पूरी $1 मिलियन की प्राइज मनी मुझे मिलेगी? सू चेन के दिस डायरेक्ट और मनी फोकस सवाल से गोंगचुआन कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है। गोंगतिंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर तुम्हारे पास मुझे हराने की स्ट्रेंथ है तो तुम पूरी रकम रख सकते हो। कार्ल कैंडिश यह सब देखकर इंटरेस्टेड स्माइल देता है। उसे दोनों राइवल्स के बीच बढ़ती हुई कंपटीशन बेहद एंटरटेनिंग लग रही थी। अब दोनों स्टूडेंट्स हॉल के बीचों बीच अकेले खड़े हैं। बाकी दुनिया मानो ब्लर पड़ चुकी है क्योंकि वे अपने डिसीसिव बैटल की तैयारी कर रहे हैं। सुचेन चैलेंज स्वीकार कर लेता है। वह गोंगटिंग की आंखों में देखते हुए पूछता है, तो बताओ हम ये फैसला कैसे करने वाले हैं? सीन चेंज होता है। एक लग्जूरियस ऑफिस के अंदर चिंगशी ग्रीन कलर के शानदार सोफा पर आराम से बैठा हुआ है। वह स्वीकार करता है कि उसे केवल यह उम्मीद थी कि सूचन फर्स्ट रैंक हासिल करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर परफेक्ट स्कोर प्राप्त कर लेगा। थोड़ा आगे झुकते हुए और कनिंग स्माइल के साथ वह कहता है, तुमने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है। इसके बाद वह सू चेन को एक प्रपोजल देता है। वह कहता है कि सू चेन पर मौजूद पूरे $1.5 मिलियन के डेट को वेव किया जा सकता है। उसके अनुसार यह सू चेन की एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी में किया गया एक एंजल इन्वेस्टमेंट होगा। सूचेन उसके सामने बैठा हुआ टी कप हाथ में पकड़े चुपचाप नीचे देख रहा होता है। फिर वह सिर उठाता है और कोल्ड अनयील्डिंग गेज से चिंगशी को देखते हुए बिना किसी हेजिटेशन के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और आगे कहता है कि कर्ज कर्ज होता है और वह उसका एक एक क्रेडिट वापस करेगा। फिर उसने चिंगशिया से एक वीक की एडिशनल एक्सटेंशन मांगी क्योंकि ग्रेजुएशन असेसमेंट टाई रिजल्ट पर समाप्त होने के कारण उसके पास अभी भी 5 लाख क्रेडिट्स की शॉर्टेज थी। उसने बताया कि एक हफ्ते बाद वह गोंगटिंग के साथ एक डिसिसिव 1-on-1 बैटल लड़ने वाला है जो स्कूल के बाहर स्थित खतरनाक वाइल्ड डेविल्स केव में होगा। यह सुनकर चिंगशा की आंखें सरप्राइज से फैल गईं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दो स्टूडेंट्स इतनी डेडली लोकेशन में जाने की हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन सूचन पूरी तरह काम था और उसने भरोसा दिलाया कि मैच जीतने के बाद वह बाकी अमाउंट भी चुका देगा, साथ ही केव से मिलने वाले सभी रिसोर्सेज इंटरेस्ट के रूप में सौंप देगा। लड़के के कॉन्फिडेंस और फियरलेस नेचर ने चिंगसिया को गहराई से इम्प्रेस किया क्योंकि उसके चेहरे पर फियर या हेजिटेशन का कोई निशान नहीं था। उसे महसूस हुआ कि सूचन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जैसा बिल्कुल नहीं है और उसकी थिंकिंग उसकी एज से कहीं ज्यादा मैच्योर है। कुछ मोमेंट्स बाद सूचन ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और कहा कि वह यहाँ केवल डेट की बात करने नहीं आया है। उसने बताया कि एक और मैटर है जो उसके लिए मनी से भी अधिक इम्पोर्टेंट है। उसकी रेड आइज सीधे चिंगजा पर टिक गईं और उसका चेहरा अचानक बेहद सीरियस हो गया। चिंगजा भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूचेन अपनी डिमांड सामने रखता गया उसके चेहरे का कलर बदलने लगा। एटमॉस्फेयर इतना हैवी हो गया कि चिंगशिया के माथे पर स्वेट ड्रॉप्स दिखाई देने लगी। आखिरकार चिंगसिया अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया क्योंकि उसने जो सुना था उसकी इमेजिनेशन भी उसने कभी नहीं की थी। सीन चेंज होकर 17 जून की आफ्टरनून पर पहुंचता है जहां किंग्स हुई मिडिल स्कूल की स्टूडेंट सुयान स्कूल के मेन गेट से बाहर निकलती है। फाइनल एग्जाम समाप्त हो चुकी थी और समर वेकेशन शुरू होने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। चलते हुए उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डालते ही उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। फोन के वॉलपेपर पर उसकी और सुचेन की एक पुरानी हैप्पी फोटो लगी हुई थी जिसने उसे अचानक अपने ब्रदर की याद दिला दी। तभी उसे एहसास हुआ कि आज सूचन के ग्रेजुएशन असेसमेंट का दिन है।
ये सोचते ही उसकी मेमोरीज 4 साल पीछे चली गईं, जब सूचन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर हाथ में लेकर खुशी से झूम रहा था। उस समय सूयन प्राइड और एक्साइटमेंट के साथ अपने भाई को देख रही थी, जबकि सूचन एक्साइटेड होकर उसे जोर से पकड़कर प्रॉमिस किया था कि वह एक टॉप गिल्ड में शामिल होकर इतना मनी कमाएगा कि उसे दुनिया की हर हैप्पीनेस दे सके। 4 साल पहले सूचेन उम्मीदों से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की ट्रूथ जानने के लिए डिटरमिन्ड था और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक दिन वह अपनी डेस्टिनेशन जरूर हासिल करेगा। उस समय छोटी सुयान अपने भाई की सबसे बड़ी सपोर्टर थी और उसे लगता था कि दुनिया में सूचेन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन टाइम के साथ ये ब्यूटीफुल मेमोरीज पेन में बदल गईं। कुछ समय पहले उसने सूचेन को घर की टेबल के पास डार्कनेस में अकेले बैठे देखा था, जहां वह इस बात से पूरी तरह ब्रोकन हो चुका था कि वह अब तक अवेकन नहीं हो पाया था। उसे अपनी पूरी क्लास में अकेला ऐसा स्टूडेंट होने का पेन सता रहा था जिसने अवेकनिंग हासिल नहीं की थी। सुयन ने उसे कंफर्ट देने की कोशिश की, लेकिन सूचन केवल उसके लिए एक फेक स्माइल दे पाया ताकि अपनी सफरिंग को छिपा सके। वह स्माइल आज भी सुयन के हार्ट में एक डीप वूंड की तरह बसी हुई थी। प्रेजेंट में लौटकर सुयन अपने फोन की स्क्रीन पर डेट देखती है और उसके मन में अपने भाई के लिए पेन उमड़ पड़ता है। वह जानती थी कि सुचेन ने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितनी हार्ड वर्क की है और कितनी बार अकेले स्ट्रगल किया है, जबकि बाकी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। वह एक लॉन्ग ब्रेथ छोड़ती है और सोचती है कि उसका भाई हमेशा सिर्फ उसकी हैप्पीनेस के लिए खुद को सफर कराता रहा है। तभी अचानक एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसकी ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाती है। एक्साइटमेंट से भरी वह क्लासमेट बताने लगती है कि इस साल नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ने 2 इनक्रेडिबल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जन्म दिया है। वह लगातार बोलती जाती है कि दोनों ने अपनी अपनी टीम्स को परफेक्ट स्कोर दिलाया और गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन ने भी उनकी पब्लिकली प्रेज की। बातों बातों में वह लड़की सुवियन से पूछ बैठती है कि क्या उसका भाई भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सुयन केवल एक ऑकवर्ड स्माइल और स्वेट ड्रॉप के साथ रिएक्ट कर पाती है। तभी पिंक हेयर वाला एक अट्रैक्टिव स्टूडेंट जिंदू शिन मुस्कुराते हुए उनके पास आता है। वह स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय माना जाता था। जिंदू शिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि उसने आज रात सेलिब्रेशन के लिए एक प्राइवेट पेंट हाउस बुक किया है। फिर वह सुयान की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वह रात 8 बजे उसके साथ डिनर पर चलना चाहेगी। सुयन की फ्रेंड ये सब देखकर पूरी तरह शॉक एड रह जाती है। वह सरप्राइज से सांस खींचते हुए सोचती है कि सुयन आखिर स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय को कैसे जानती है। लेकिन सुयन के चेहरे पर हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट का कोई साइन नहीं था। वह चुपचाप खड़ी रही। फिर अचानक सुयेन बिना कुछ कहे मुड़ गई। अगले ही पल वह पूरी स्पीड से वहां से रन करने लगी। उसकी इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से जिंदू शिन और उसकी फ्रेंड दोनों शॉकड रह गए और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सुयन को जाते हुए देखते रह गए। सुयन इतनी तेजी से चल रही होती है कि उसे पीछे से पुकारते हुए जिंदू सिन की वॉइस तक सुनाई नहीं देती। वह अपने ही थॉट्स में खोई हुई होती है। उसे लगता है कि उसके भाई के क्लासमेट्स अपने परफेक्ट स्कोर की वजह से न्यूज में छाए हुए हैं, जबकि उसका भाई तो अवेकनिंग तक नहीं कर पाया। उसकी इमेजिनेशन में सूचेन एक छोटे से क्राइंग चाइल्ड की तरह दिखाई देता है। ये सोचकर वह अपने आंखों में आंसू लिए वह घर की ओर दौड़ पड़ती है। रास्ते में अपना चेहरा पहुंचते हुए वह डिसाइड करती है कि उसे जल्दी घर पहुंचना होगा। वह सूचन का मूड बेहतर करने के लिए एक ग्रैंड फीस्ट तैयार करना चाहती है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बेहद डिफिकल्ट रहा होगा। 17 जून की इवनिंग ढल जाती है। नाइट होते ही उनके रेंटेड अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक एक करके लाइट्स जलने लगती है।
घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर एक शानदार हॉट पॉट सजा हुआ होता है। उसमें से हॉट स्टीम उठ रही होती है और वह प्रीमियम तथा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स से भरा होता है। ये सीन देखकर सुचेन पूरी तरह सरप्राइज्ड रह जाता है। वह अपनी सिस्टर से पूछता है कि आखिर उसे इतना सारा फूड तैयार करने का टाइम मिला कैसे। दोनों साथ बैठकर डिनर शुरू करते हैं। खाने की अरोमा पाते ही सुचेन का चेहरा खिल उठता है। सुयन चुपचाप उसे देखती रहती है। पीछे टीवी पर इवनिंग न्यूज शुरू हो जाती है। पहली रिपोर्ट डोनन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में हुए सक्सेसफुल ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट के बारे में होती है। सुचेन खुशी खुशी खाना खाने लगता है। तभी न्यूज एंकर बताती है कि वाइस चेयरमैन कार्ल कैवेंडिश स्वयं वहां मौजूद थे और उन्होंने स्टूडेंट्स से मुलाकात भी की थी। सुयन उसे देखकर सोचती है कि वह केवल उसे चिंता से बचाने के लिए नॉर्मल बनने का प्रिटेंड कर रहा है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि असेसमेंट में फेल होने के बाद भी वह मुस्कुराकर उसका मूड हल्का रखने की कोशिश कर रहा है। टीवी पर रिपोर्ट आगे बढ़ती है। रिपोर्टर एक बेहद रेयर ड्यूअल चैंपियन रिजल्ट और ट्विन जीनियसेस की डिस्कवरी का जिक्र करती है। स्क्रीन पर कार्ल केवेंडिश मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। वह असेसमेंट की खुलकर प्रेस करते हैं और विशेष रूप से एक टीम लीडर की तारीफ करते हैं। रिपोर्टर की वॉइस पूरे रूम में गूंज उठती है। टीवी पर जैसे ही एक स्टूडेंट का नाम सुनाई देता है, सुयन को ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उसे पावरफुल शॉक दे दिया हो। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। माथे पर स्वेट ड्रॉप्स उभर आती हैं और उसके मन में बार बार वही नाम गूंजने लगता है, सूचन। उसी समय एक डिमली लिट रूम में एक मोटा ब्लैक विप ब्लड स्प्लैटर्स के पास फ्लोर पर कुंडली मारे पड़ा होता है। एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है। स्टेज खास तौर पर एक व्यक्ति के लिए तैयार किया गया था। विशाल एक्वेरियम के सामने कोंगलिन खड़ा होता है। उसके हाथ में वही विप होता है। वह मुड़कर एक इंजर्ड पर्सन की ओर देखता है और कहता है कि उसने तो उसकी फेलियर देखने के लिए ऑडियंस को भी बुलाया था। कोंगलिन का चेहरा कोल्ड और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन से भरा हुआ होता है। वह सामने खड़े व्यक्ति को पूरी तरह स्कोल्ड करता है कि उसने पूरा परफॉर्मेंस बर्बाद कर दिया। गोंगटिंग उसके सामने खड़ा होता है। उसके शरीर पर कोई शर्ट नहीं होती और रेड वुंड्स ऑफ स्क्रैचेस के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। उसकी ब्रीदिंग बुरी तरह हैवी होती है। तभी उसका फादर एंगर में चिल्लाता है कि वह किसी अननोन बॉय से हार गया। गोंगलिन उसके बिल्कुल पास झुकता है और कोल्ड वॉइस में कहता है कि आज के बाद वह अपने डिसीजंस खुद नहीं करेगा। गोंगटिंग सिर झुका लेता है। उसके चेहरे पर स्वेट बह रहा होता है और भीतर डीप फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन भरी होती है। उसका फादर उसके सामने खड़ा रहता है और एक वीक बाद होने वाले कॉम्बैट असेसमेंट का जिक्र करता है। वह फर्म टोन में घोषणा करता है कि फर्स्ट प्लेस केवल गोंग फैमिली का हो सकता है और उसे हासिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाया जाएगा। उधर टीवी पर न्यूज अभी भी जारी थी। रिपोर्टर उन रेयर ट्विन प्रोडिजीज के बारे में बता रही थी जिन्होंने पूरे नेशन का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया था। टीवी पर वाइस चेयरमैन कह रहे थे कि वह परफॉर्मेंस वास्तव में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और उन्हें उम्मीद है कि नेशन आगे भी ऐसे टैलेंटेड यूथ्स को जन्म देता रहेगा। सुयन कांपती हुई फिंगर से टीवी की ओर इशारा करती है और अपने भाई की ओर मुड़ती है। वह स्टैमर करते हुए पूछती है कि अभी जिस सूचन का नाम लिया गया, क्या वह सच में वही है। सूचन आराम से सिर उठाता है। उसका माउथ अभी भी राइस से भरा हुआ था और वह बिल्कुल कैजुअल टोन में जवाब देता है, हाँ, तो क्या हुआ। ये सुनते ही सुयान के पेशेंस का बांध टूट जाता है। उसके हाथ से स्पून छूटकर फ्लोर पर गिरता है और तेज क्रैश साउंड पूरे रूम में गूंज जाती है। उसी क्षण बाहर स्काई में लाइटनिंग की एक विशाल फ्लैश कौंधती है। थंडर की गरजती हुई आवाज मानो अपार्टमेंट के अंदर फूटे इस न्यूज एक्सप्लोजन की एको बन जाती है।
सुयन पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है और उसकी आईज शॉक से फैल जाती है। उसका अपना ब्रदर, उसका अपना ब्लड, ग्रेजुएशन एग्जाम का एक जीनियस निकला था। ये सच्चाई उसके लिए इतनी अविश्वसनीय थी कि कुछ क्षणों तक वह केवल उसे देखती रह गई। अगले ही पल वह एक्साइटमेंट से उछल पड़ती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसे गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन से पर्सनल प्रेज मिली है। लेकिन सूचन वहीं बैठा रहता है, काल्म और स्टेडी। डिनर आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शुरुआती शॉक कम होने लगता है। सुयन की आईज फिर से नम हो जाती है, लेकिन इस बार वे टीयर सैडनेस के नहीं बल्कि हैप्पीनेस के होते हैं। वह अपना हेड हैंड पर टिकाकर उसे देखती है और उसके चेहरे पर प्राइड और अफेक्शन से भरी एक जेंटल स्माइल उभर आती है। धीरे से वह कहती है कि उसने सचमुच कर दिखाया। सुचेन कुछ मोमेंट्स के लिए खाना खाना रोक देता है और अपनी सिस्टर को हल्के सरप्राइज के साथ देखता है। शायद उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसकी सक्सेस उसे इतना इमोशनल कर देगी। उसी नाइट एक अलग और बेहद लग्जूरियस लोकेशन पर प्रीमियम वाग्यू बीफ का एक पीस टूथपिक में लगा हुआ था। कार्ल कैवेंडिश अब फॉर्मल क्लोथ्स की जगह एक सिंपल रेड शर्ट पहने हुए थे और अपने शानदार डिनर का एंजॉयमेंट ले रहे थे। मन ही मन वह सोचते हैं कि प्रीमियम वाग्यू से बेहतर कुछ नहीं होता। उनके लिप्स पर हल्की स्माइल उभरती है और वह साइड की ओर देखते हुए पूछते हैं कि दूसरी तरफ की सिचुएशन कैसी है। एक शांत और हाई एंड रेस्टोरेंट में काइट आइज बंद किए बैठी होती है। उसने हाई कॉलर स्वेटर के ऊपर एक बेज ट्रेंच कोट पहन रखा था। टेबल के दूसरी ओर कार्ल कैवेंडिश बैठे थे। काइट अपनी आइज खोलती है और एक स्लिम मॉडर्न टैबलेट उनकी ओर स्लाइड कर देती है। सीरियस टोन में वह बताती है कि अब तक वे जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए हैं ये उसी का कंप्लीट कलेक्शन है। टेबल पर एक ब्लैक टॉप सीक्रेट एनवेलप रखा हुआ था। उसके अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स पर ग्लूटन लिखा हुआ था। फाइल के अनुसार पिछले पूरे एक ईयर में उस टारगेट ने अपने पीछे एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा था। डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टीरियस नोट्स भी दर्ज थीं। उनमें संकेत दिया गया था कि संभव है ग्लटन को पहले ही पता चल चुका हो कि उस पर सर्वेलेंस रखी जा रही है। कार्ल कैवेंडिश चेयर पर पीछे की ओर झुक जाता है। वह शांत एक्सप्रेशन के साथ फाइल को देखता है और फिर काइट की हार्ड वर्क की सराहना करते हुए उसे पहले अपना फूड करने के लिए कहता है। लेकिन काइट अभी अपने मील को हाथ भी नहीं लगाती। वह थोड़ा आगे झुकती है और बताती है कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट मैटर है। वह खुलासा करती है कि पिछले कुछ समय से उसकी नजर एक सस्पिशियस पर्सन पर बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति जो हाल ही में कार्ल के कांटेक्ट में आया था। यह सुनकर कार्ल की आईब्राउ हल्की सी उठ जाती है और उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाती है। काइट बताती है कि उस व्यक्ति की पावर्स जिस स्पीड से बढ़ रही है वह पूरी तरह अबॉर्मल है। वह ग्रोथ सामान्य लिमिट्स से बहुत आगे निकल चुकी है, मानो वह किसी भी नोन रूल का पालन ही नहीं कर रही हो।